राम राम, जय हिंद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। आज अपन पढ़ने वाले हैं, वो आपको पता ही है। आज इस पार्ट का अपन करने वाले हैं द एंड, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट की क्लास आपकी। इसमें 3 टॉपिक बचे हमारे मोस्ट इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आज इन टॉपिकों को देखेंगे। और हमने सभी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं। एक रह गई हमारी रिडॉक्स और उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। संयोजन, परिलय, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। ये अभिक्रिया है, अपन ने उष्मा से उष्मा शोषी देख लिया। ओके, अब चलते हैं हमारी अगली अभिक्रिया है, वो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अपचयन क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों समझने का प्रयास करना आपको, और वैसे समझाने के लिए मैं आपको समझाने के लिए अपना सब कुछ दिल दिमाग सब कुछ दाव पर लगा दूंगा, लेकिन आपको समझा कर नहीं छोड़ूंगा। नाम क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख चुका होगा, उपचयन। और मैंने प्रत्येक चीज है आपको डायग्राम से समझाई है। प्रत्येक चीज के मैंने जिस टॉपिक पे अपन ने पढ़ा है उसका प्रत्येक का मैंने चित्र आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया और समझाया है, ठीक। तो चित्र से अपन सारे पाठ पढ़ेंगे ऑलरेडी, क्योंकि चित्र देखने से बच्चे के है ना, वो चित्र अगर दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ ये चीज अपन ने वहां पढ़ी थी और ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके चलें, एक नाम आता है अपचयन। अपचयन, चलो सर, उपचयन में ऊ है, अपचयन में ए है, ठीक है। और पचयन तो दोनों भी सेम है, ए और ऊ का अंतर है, ऊ और ए का अंतर है दोस्तों। आगे बात बच्चों समझ में, ठीक है। सब टिकर चालू कर रखो है, और चालू ही है, चलो बढ़िया। अच्छा, उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। मैंने प्रत्येक चीज का अर्थ बताया आपको। अगर आपने अर्थ ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है बच्चों ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। बात इतनी पल्लव पड़ी कौन पड़ी, यार समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको देख लेना भाई, करना क्या। उपचयन का अर्थ होता है, उपचयन का दूसरा नाम क्या है, या उपचयन का अर्थ ऑक्सीकरण है। इसको अपन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम उपचयन का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण भी है। और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपचयन। इस अपचयन का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम बता देता हूं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण सर, हाइड्रोजनीकरण का अर्थ है, इसका अर्थ है हाइड्रोजन का जुड़ना। बात पल्ला पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, समझ में आ रही है ना सब कुछ, ठीक है। मुझे समझ में आ गया तक तो। यानी अपचयन का अर्थ होता है, अपचयन का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण का अर्थ है हाइड्रोजन का जुड़ना। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है वो अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अरे माफ की रुक जा, ठीक है, हाँ, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात आ गई बिल्कुल समझ में। ओके, अब उपचयन अपचयन में अंतर आप समझ चुके होंगे। अब उपचयन में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, अपचयन का दूसरा नाम है हाइड्रोजनीकरण। बताओ इतनी बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है सर जी, समझ में आ गई। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, मिटा दूं। लिख लिया ना, लिखा तो बैक करके क्लास लिख लियो। चलो अब अपन बात करते हैं
पहले बात करेंगे। अब देखो मैं इनमें अंतर बता देता हूं आपको। उपचयन अपचयन, ठीक है, ये अंतर, ठीक है, ये अंतर, ये अंतर, ठीक है। देखो उपचयन में नंबर 1 ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बच्चों जुड़ती है। अपचयन में ऑक्सीजन यानी O2 निकलती है। बात पल्ला पड़ी, निकलती है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, इसलिए इसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए इसको अपचयन कहते हैं। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण होगी, और जहां से ऑक्सीजन निकलेगी जा ऑक्सीजन जा, वहां पर अपचयन होगा, और आ ऑक्सीकरण आ वहां उपचयन होगा। आई बात समझ में? चलो दूसरा अंतर, उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है ना, निकलती है, निकलती है, और अपचयन में हाइड्रोजन गैस यानी H2 जुड़ती है। और समझ मारे कदे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अटका रहो, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तीसरी बात, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, उपचयन को। इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या बच्चों? चलो तीन अंतर आपको समझ में, बस ये अंतर आपको याद रखनी है। ये परिभाषा है एक तरह की, ये उपचयन और अपचयन की क्या है, एक तरह की परिभाषा ही है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है अपचयन। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ठीक है। अपन ने उदाहरण किया था, कार्बन का दहन किया था, आपको पता है कार्बन का दहन, यानी मेरे प्यारे बच्चों C+O2 से हमने क्या बनाया था, CO2 बनाया था। तो मुझे यह बताओ इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है या निकल रही है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन भाग भाग कर जुड़ रही है, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। और ये दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। 2 से 1 बन रहा है ना, संयोजन। चलो ठीक है। उपचयन में और हमने मैग्नीशियम का Mg+O2 से हमने क्या बनाया था, MgO बनाया था, यानी मैग्नीशियम का क्या किया था, दहन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन Mg के साथ जुड़ रही है, तो ये भी क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। चलो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया तो बच्चे समझ चुके हैं। अब यहां पर मुझे बताओ, हाइड्रोजन जुड़ती है उसे अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन जैसे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई थी, तो क्या बना था, HCl 2HCl बना था, यानी संतुलित हो चुकी है अभिक्रिया। यानी यहाँ पर Cl के साथ है वो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो Cl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Cl का क्या हो रहा है, Cl है वो क्या हो चुका है, अपचयित हो चुका है। यानी जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी वो अपचयित होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी वो ऑक्सीकृत या उपचयित होगा। नाम अप, उप और अप। उप से याद रखना, उप से ऑक्सीकरण और अप से हाइड्रोजनीकरण, ठीक है।
चलो भाई, कुछ समझ में आया? परिभाषा ये आपके सामने, ऑक्सीजन जुड़ती है उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन निकलती है वहां पर क्या होगी, क्या होगी रे? अपचयन अभिक्रिया। ओके, चलो गुरुजी आगे चलते हैं। बेटा आ रही हूं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन आप समझ चुके हैं, यानी फिर से आपको समझा रहा हूं। पहले बात करते हैं उपचयन की, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कॉपर है Cu+O2, यानी कॉपर चूर्ण का क्या हो रहा है, जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं और हम क्या देते हैं, तापन देते हैं, तो क्या बनता है CuO। ठीक है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड पड़ रहा है और आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पर एक कॉपर, हाँ चित्र दिख रहा है ना, जल, ठीक है ना, इसको गर्म किया जा रहा है, कॉपर को क्या किया जा रहा है, चाइना डिश में गर्म किया जा रहा है बच्चों। हाँ, और क्या बना उत्पाद हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर चूर्ण को गर्म किया जा रहा है, ठीक है, और यानी गर्म करने का अर्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रही है, इस कॉपर के साथ जुड़ी कि नहीं जुड़ी, यहाँ पर सिर्फ पहले क्या था, अकेला कॉपर था, और जैसे ही ऑक्सीजन ये जुड़ी, इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या था, क्या है, कॉपर की एक धातु है, यहाँ पर क्या बना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसको बोलेंगे उपचयित। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, उपचयित हो गया, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत हो गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसको बोलेंगे उपचयित या ऑक्सीकृत। बात समझ में आई या नहीं आई तो कमेंट में बता देना। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ऐसी गर्मी में आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उसका तो फल दो। आपको करना कुछ नहीं है, लाइक करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिमाग में फिट कर लेना कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, चलो समझ में आ गई। चलो फिर अब देखो, जहां ऑक्सीजन जुड़ती है वहां तो ऑक्सीकरण है। अब बात करते हैं अपचयन की। तो यानी अपचयन की परिभाषा है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि अपचयन दूसरा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CuO+H2, यानी इस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने H2 के साथ कराई तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो देख लो आप, Cu+H2O बनेगा। अब मुझे ये बताओ, इस अभिक्रिया में CuO से क्या बना है, Cu बना है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर बना है, यानी इस यहाँ पर कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन साथ थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पर नहीं है। तो यानी ऑक्सीजन का निकलना, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुकी है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, सिर्फ हाइड्रोजन थी अकेली, लेकिन जैसे ही आगे उत्पाद बना और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ चुकी है, ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, और जहां ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहां क्या होगा, उपचयन होगा, वहां क्या होगा, उपचयन होगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ठीक है, यानी एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है,
अपचयन की परिभाषा और एग्जाम्पल, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है तो ये अपचयन का उदाहरण हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये उपचयन का उदाहरण हो चुका है। यानी हाइड्रोजन है वो जल में उपचयित हो गई, कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में अपचयित हो गया। बात बिल्कुल समझ में आती है। चलो फिर अब बात करते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स। कुछ नहीं, आपको बस छोटी छोटी परिभाषा याद करनी है और एक एक एग्जाम्पल याद करना है। कोई लंबी चौड़ी वो कोई कथा महाभारत याद नहीं करनी इसमें आपको, ठीक है ना। बात बस करनी क्या, अरे उपचयन यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ठीक। अपचयन हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ठीक। या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन, या जो हाइड्रोजन है उसका निकलना उपचयन होगा। यानी आपको बस लंबी चौड़ी आपको बस इतनी बात याद रखनी है। ऑक्सीजन जुड़ती है वो तो होगी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन निकलती है वो होगी अपचयन अभिक्रिया। बस ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन पर याद रखनी है आपको। चलो उनको छोड़ो, बस एक बात पर याद रखनी है ऑक्सीजन पर। जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी वहां तो क्या होगा, उपचयन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। जहां पर ऑक्सीजन ये माइनस का चिन्ह निकलेगी वहां क्या होगा, अपचयन होगा। वहां क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सीजन निकलेगी वहां अपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी वहां क्या होगा, उपचयन होगा यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। बात बस अठैन याद रखने का। ओके चलो फिर अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। तो यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या बच्चों, फटाफट इसकी परिभाषा लिख लो, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, ठीक है। अब जैसे यानी अब याद रखो, उपचयन प्लस अपचयन इक्वल टू रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रेडॉक्स। ये फॉर्मूला आप याद कर लो फटाफट, यानी फटाफट याद कर लेना बच्चों। उपचयन प्लस अपचयन यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, एक साथ हो एक अभिक्रिया में, ठीक है। जैसे अब मुझे ये बताओ Mg+O2 है, इसमें MgO बन रहा है, तो मुझे ये बताओ क्या ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये उपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल नहीं रहा है, साथ में निकलना भी जरूरी है, तभी तो अपचयन होगी। तो यानी ये सिर्फ उपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ CuO+H2 से Cu+H2O बन रहा है, क्या ये अभिक्रिया उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या इसमें ऑक्सीकरण और उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है उससे क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुकी है, तो ये हो गया अपचयन। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन थी, लेकिन आगे उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ चुकी है, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी है, तो क्या होगा बच्चों, उपचयन होगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आप कहोगे सर ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। बात बिल्कुल समझ में आए कि नहीं?
बात समझ में आ चुकी होगी, परिभाषा लिख ली होगी आपने। अब एग्जाम्पल में लिख लिया होगा आपने, ये अगर नहीं लिखा तो लिख लो, ठीक है। और जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, ZnO प्लस C, इससे बन रहा है Zn प्लस CO। मुझे बताओ कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पर हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यानी कहां पर उपचयन हो रहा है और कहां पर अपचयन हो रहा है। तो आप कहोगे सर जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड से क्या बढ़ रहा है, Zn बढ़ रहा है। यानी जिंक के साथ पहले अभिकारक में क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन गायब है, यानी ऑक्सीजन भाग गई है किसी और के साथ। किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यानी जिंक से तो भाग गई, जिंक से भाग गई तो जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया बच्चों, अपचयन हो गया। यानी जिंक से ऑक्सीजन निकल गई तो जिंक का क्या हो गया, अपचयन हो गया। कार्बन था भाई अकेला था और इसके साथ कौन आ गई, भागकर ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ चुका है, ऑक्सीजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो चुका बच्चों, उपचयन हो चुका है। और ये किसका उदाहरण है, आप कहोगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। बताओ बिल्कुल समझ में आए कि नहीं, बताओ समझ में आए कि नहीं। चलो समझ में आ चुकी है, आगे बढ़े। चलो फिर देख लिया, चलो फटाफट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अब उपचयन अपचयन के दो उदाहरण हैं। उपचयन और अपचयन के दो उदाहरण है, यानी वैसे तो उपचयन की मानो, ठीक है ना। दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हैं जो उपचयन अभिक्रिया के हैं। आपको होगी सर कौन कौन से हैं, अरे लोहे पर जंग लगना क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि लोहे के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, साथ में जल अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, जंग बनता है, ठीक है। और जैसे जितने भी वस्तु पर जंग लगती है वो किसके कारण लगती है, ऑक्सीकरण के कारण, यानी ऑक्सीजन के कारण। यानी ऑक्सीजन उस लोहे के साथ अभिक्रिया करती है और जंग लगती है, बस इतनी बात याद रखनी है। और साथ में नमी वाले स्थान पर जंग ज्यादा लगेगी, ठीक है। जहां आर्द्रता होगी, नमी होगी, जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां जंग लगेगी, ठीक है। अब जंग से बचने के लिए क्या करना होगा, पेंट करना होगा, एसिड लेपन विधि अपनानी होगी, जो हम पाठ नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, धातु है धातु वाले में, ठीक है। तो चलो भाई ऑक्सीकरण के उदाहरण यानी उपचयन के उदाहरण की बात करें तो पहला है टॉपिक है उसमें संक्षारण। संक्षारण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्षारण भाई, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का अर्थ होता है खराब, नष्ट। संक्षारण इसका अर्थ बच्चों, अर्थ मेरे बच्चों होता है नष्ट, नष्ट होना, खराब होना, ठीक है, खराब होना या नष्ट होना। अब खराब क्या होगा नष्ट, जब जितनी भी धातुएं हैं वो जब नमी यानी जहाँ गीलापन ज्यादा हो, जहाँ नमी यानी जल की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, जहाँ नमी हो, आर्द्रता हो, ठीक है ना, तो वो नमी और आर्द्रता क्या करेगी, उस धातुओं को क्या कर देगी, संक्षारित कर देगी, यानी खराब कर देगी। और इसी प्रक्रिया को, इसी संक्षारित प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो फटाफट परिभाषा आपके सामने पेश होने जा रही है, तो बच्चों फटाफट है वो परिभाषा लिख लो। तो इसकी परिभाषा है, जब धातुएं नमी, आर्द्रता एवं अम्लों के संपर्क में आती है, जब धातुएं नमी, आर्द्रता एवं अम्लों के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित, संक्षारित का अर्थ मैंने लिखा है, तब संक्षारित का लिखा है नष्ट होना, खराब होना, तब वह संक्षारित होने लगती है, यानी खराब होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को मेरे बच्चों संक्षारण कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है। जब लोहे की धातुएं, लोहे की वस्तुएं हैं, लोहे युक्त वस्तुएं, लोहे की धातुएं जब,
ठीक है ना, धातुएं हों या लोहे की वस्तुएं हों, वो जब नमी आर्द्रता लवणों के संपर्क अम्लों के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आगे बात समझ में। और संक्षारण के उदाहरण लिख लो, बहुत उदाहरण लेकर आया हूं आज आपके लिए, क्योंकि आपकी जो बुक में है वो ही क्या है, उदाहरण है। तो पहला उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। नंबर 2, लोहे पर जंग लगना एक मंद विक्रिया भी है। ठीक है, चलो अगले विक्रिया हैं। अगला है जैसे पुल होते हैं ना, पुल का संक्षारण, यानी पुल पर जंग लगना। नंबर 3, रेलिंग देखिए, रेलिंग पर जंग लगना, रेलिंग का संक्षारण है। चलो, और मेरे प्यारे बच्चों, चौथी है वो रेलिंग हो, जहाज नहीं होती क्या, जहाज, पानी वाली जहाज। ठीक है, जहाज का संक्षारण है। ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, वह है जो कार्य होती है ना, कारों के ढांचे। ये सारे किसके उदाहरण हैं, सारे मेरे प्यारे 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 बच्चों संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना, अब लोहे पर जंग आपने देखी होगी, डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है, लोहे पर जंग लग रही है। ठीक है, उसका चित्र आपको दिख रहा है ना। चलो, जितनी भी अब पुल भी किसका बना दिख रहा है आपको, लोहे का दिख रहा है, उस पर भी जंग लगी हुई है, संक्षारित हो चुका है वो। रेलिंग भी संक्षारित हो चुकी है, जहाज भी आपको दिख रहा है वो भी संक्षारित हो चुका है, और कारों के ढांचे भी क्या हो चुके हैं बच्चों, संक्षारित हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बातें आपको उदाहरण है वो समझ में, चित्र से आप समझ लो। चित्र में आपको दिखा है कि क्या हो रहा है, लोहे पर जंग लग रहा है, रेलिंग पर जंग लग रहा है, कार के ढांचे, कार दिख रही है आपको, एकदम आदि मानव के टाइम की कार दिख रही है आपको। ठीक है ना, पुल खराब हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सारे डायग्राम याद रखने। डायग्राम यानी ये किसके उदाहरण है, संक्षारण के। अब संक्षारण से कैसे बचते हैं, आप घरों में देखते हो जंग लगती है, आपके जो गेट होते हैं, तो उनको गेट से संक्षारण से बचने के लिए आप क्या करते हो, मार्केट से पैंट लाते हो, पैंट करते हो, उस पर ये सतलेपन करते हो, यानी जिंक की परत चढ़ाते हो। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, जो पाठ नंबर 3 है उसमें वापस से संक्षारण पढ़ेंगे। पाठ नंबर 3 में भी संक्षारण पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो फिर पाठ नंबर 3 में भी एकदम डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ पर बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मिटा दे उसी। चलें फिर आगे। चलो फिर अगले है, अगला टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। अगला टॉपिक है आपका आ चुका है सेकंड पर, विकृत गंधिता। विकृत का देख लो फिर, विकृत गंधिता। विकृत यानी खराब, विकृत यानी खराब, और गंध यानी गंधिता यानी गंध, खराब गंध। अब खराब गंध किस में आती है बच्चों, आप कहोगे सर खराब गंध तो भोजन में आती है। ठीक है, तो यानी भोजन देखे ना आपने, तो भोजन है उसमें गंध आने लगती है। ठीक है, तो लंबे समय तक, ठीक है ना, लंबे समय तक अपन भोजन को रखते हैं। कैसे भोजन को, वसा युक्त तेलीय भोजन को। जब वसा युक्त तेलीय भोजन को, खाद्य पदार्थ को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी गंध बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को अपन विकृत गंधिता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। समझ में आ चुकी होगी आपको परिभाषा, तो परिभाषा लिख लो फिर। ठीक है, तो देखो, जब खाद्य, सॉरी यहां ऐसे लिखो, जब वसायुक्त खाद्य तेलीय पदार्थों को, जब वसायुक्त खाद्य तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक
लंबे समय तक रखते हैं तो उनकी गंध है वो बदल जाती है, गंध बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहती है। विकृत यानी खराब गंध, यानी गंध जिसकी गंध बदल जाती है। कब बदलेगी? लंबे समय तक जब आप किसी चीज को रखोगे तो उसकी विकृत गंधिता, विकृत यानी गंध बदल जाती है, विकृत हो जाती है उसकी गंध, इसी को अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। अब किसके कारण बदलती है? ऑक्सीजन के कारण बदलती है। जितने भी अपने संक्षारण के उदाहरण देखे, लोहे पर जंग लगना देखा, जहाज पर देखा या पुल पर देखा, रेलिंग पर देखा, जहां पर भी देखा, ठीक है, वहां पर क्या होगा? सब ऑक्सीजन से विक्रिया कर जंग लगी है सभी पर, ठीक है। चलो फिर विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता समझ में आ चुका होगा आपको, डायग्राम दिख रहे होंगे। विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य तेलीय पदार्थों को किसमें रखकर? ढक्कन युक्त बर्तनों में रखा जाता है। जैसे डायग्राम में आपको देख रहे हैं, अचार वगैरह सभी को देखो कितने एकदम पैकिंग किए हुए रखे हुए हैं, क्योंकि जब अगर इसको ढक्कन को खोला, ढक्कन को खोलते ही ऑक्सीजन आएगी, इस तेलीय खाद्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप इस खाद्य पदार्थ की गंध बिगड़ जाएगी, ठीक है, गंध बिगड़ जाएगी। इसी को अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं चिप्स की। चिप्स होता है, चिप्स आपको देखा आपने, चिप्स विकृत गंधिता का उदाहरण है। आप चिप्स को देखा होगा, चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप तो वे सब ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल नहीं भरी होती है। अगर ऑक्सीजन भरी होगी तो ऑक्सीजन उस चिप्स में जो भी खाने का जो मैटर है उसको खराब कर देगी, तो इसलिए वहां पर ऑक्सीजन की जगह उस चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है। तो चिप्स किसका उदाहरण है? चिप्स में प्यारे बच्चों, चिप्स है वो विकृत गंधिता का उदाहरण है। और इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसके कारण है वो चिप्स खुली रहती है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। अब जो संक्षारण था उसमें दो बातें आपको नोट लिखनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिख लो, बाद में वहां पर लिख लेना। मुझे ये बताओ, चांदी है और तांबा है, संक्षारण के कारण इन पर कैसी परत चढ़ जाती है? देखो, चांदी का जब संक्षारण होता है, यानी चांदी का ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, यानी चांदी के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, तब है वो चांदी का रंग कैसा हो जाता है? संक्षारित होकर कैसी हो जाती है चांदी? काली हो जाती है, काला हो जाता है रंग, ठीक है ना। चांदी का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? चांदी का रंग है वो काला हो जाता है। और तांबे का मेरे प्यारे बच्चों हरा हो जाता है, ठीक है। ये बात, बस दो बातें याद रखनी। एक नंबर का सवाल आ सकता है तो आप यहाँ से याद रखना। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है संक्षारण के कारण, और तांबे पर हरी परत, ठीक है। और विकृत गंधिता अपने पढ़ लिया, ठीक है, मिटा दूं। चलो, और विकृत गंधिता का उदाहरण याद रखना। चिप्स की थैलियों में क्या डाला, कौन सी गैस डाली हुई होती है? नाइट्रोजन गैस डाली होती है। किसके लिए? विकृत गंधिता से बचने के लिए ऑक्सीजन के स्थान पर चिप्सों में क्या डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ठीक है। अब एक परिभाषा और रहेगी आपके, जो मैंने अभी तक नहीं कराई, वो आपके प्रश्न में भी है, अभ्यास प्रश्नों में। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। वही अवक्षेपण, अवक्षेप, ठीक है। अब अर्थ देखो इसका, अवक्षेप, बच्चा नहीं रे, बचा हुआ भाग, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा लिख लो फटाफट। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी जब कोई दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान क्या बन जाता है? सफेद ठोस पदार्थ बन जाता है, यानी अवक्षेप बन जाता है, बेफातुक पदार्थ बन जाता है, सफेद, ठीक है ना, ठोस पदार्थ बन जाता है जो जल में घुलता नहीं है, ठीक है। जल में अविलेय पदार्थ होता है, उसको तो बोलते हैं अवक्षेप। यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अवक्षेप क्या है? अवक्षेप जल में अविलेय होता है,
अविल्य यानी जल में घुलता नहीं है। ठीक है, ये कब बनता है? अभिक्रिया के दौरान बनता है। जब दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं तो बीच में उनके मध्य, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने क्या किया था? कोयले का दहन किया था या लकड़ी का दहन किया था? क्या किया था ना? कार्बन की अभिक्रिया कराई थी ऑक्सीजन से, तो क्या बनी थी? CO2 गैस बनी थी। बनी थी कि नहीं बनी थी? जो हवा में उड़ गई थी काला धुआं के रूप में, काले धुएं के रूप में उड़ गई थी ना हवा में, लेकिन नीचे क्या बच गई थी? तो आप कहोगे सर राख। और राख क्या है? यहाँ पर अवक्षेप है। ठीक, राख क्या है? यहाँ पर अवक्षेप है। बात समझ में आ चुकी है? तो वैसे ही जब किसी अभिक्रिया में अविल्य अवक्षेप बनता है अभिक्रिया के दौरान, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट परिभाषा लिख लो। देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अविल्य पदार्थ बनता है, अविल्य पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ चुकी है? उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण की बात करूं तो पहला उदाहरण है BaCl2। इसकी अभिक्रिया कराई अपन ने Na2SO4, यहां पर C बढ़ाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या बढ़ेगा? ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखो Ba प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, Na प्लस में होता है और SO4 माइनस में होता है। और मैंने बताया है इस यौगिक का प्लस है वो इसके माइनस के साथ, और इस यौगिक का जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, और हमारा उत्पाद बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। BaSO4 प्लस, ठीक है, यानी ये है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं, सोडियम सल्फेट। तो हमारा उत्पाद बनेगा वो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस लवण यानी नमक। अब ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या है बच्चों? अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। कैसा? सफेद, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, सफेद। ठीक है, यानी जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बढ़ रहा है? सफेद रंग का बेरियम सल्फेट अवक्षेप बढ़ रहा है। तो वैसी अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी। तो आज की क्लास है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी पाठ कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर का पाठ है, 5 में से 5 आने चाहिए आपको। कोई भी टीचर टेस्ट ले या परीक्षा में, परीक्षा का तो टारगेट हमारा 100 में से 100 है ना, 100/100 रहेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी अभिक्रिया थी इस पाठ में, कुछ ज्यादा नहीं था। बस उनकी परिभाषा याद करनी है और उनके एक एक एग्जाम्पल समीकरण है वो याद करनी है। और समीकरण मैंने बताया कैसे बनती है, कैसे संतुलित करते हैं। और जो अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की, तो अभ्यास प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। देखो आगे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वो जो मैंने कराए हैं वही है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया के विद्युत प्रकाश, उनके उदाहरण के समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको लिखा ही है यहाँ पर, एक एक चीज बताइए तो वो आप कर लेना। मैंने कराया नहीं क्या है, यानी जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर जो 8 तक प्रश्न है अभिक्रिया को संतुलित करना, ये सीखेंगे हम। आपको वो भी दोबारा फिर से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो कल हम वो 1 से 8 तक के प्रश्न हम सोल्व करेंगे, और आगे आपको मैंने लिखाए हुए हैं वो आपको बस याद करने हैं।
ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक गुड बाय। ओके।